आप मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे और कोई बढ़िया स्टॉक भी बताइए प्लीज। Evan, good afternoon. Good afternoon, Shailji, sir. Viru, good afternoon. बाकी सब पैनलिस्ट, good to see you all. गुड आफ्टरनून सर। देखिए, जो मार्केट की परिस्थिति है उसमें साफ जाहिर है कि मार्केट कोई भी बुरी खबर को मिस नहीं करना चाहता और कोई भी अच्छी खबर को मिस नहीं करना चाहता और कोई बुरी खबर को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता। जो मार्केट का मूड है, जो सेटअप है, उसमें साफ जाहिर है कि आपको सेक्टर रोटेशन बहुत एक्टिवली मिलेगा और उस लिहाज से आप देखिए जहां मेटल्स ने शुरुआत की, फार्मा ने सपोर्ट किया, पिछले हफ्ते हमने आईटी का देखा था जलवा। तो ये जो सेक्टर रोटेशन है इसको ट्रेडर्स को पकड़ना बहुत जरूरी होता है और आप एनीवेज बहुत बढ़िया तरह से हेल्प करते हैं, सुबह सुबह ही दिशा दिखा देते हैं। अब मेरे को जो समझ आ रहा है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट तक और रादर मार्च एंड तक, फाइनेंशियल एंड तक काफी अच्छा खासा खर्चा सरकार का उसमें रहेगा, क्योंकि उनको भी एक चीज जरूरी है समझनी कि जो खर्चा करते हैं तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जो वेंडराइजेशन में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, वो सब चीजें जो है एसएमईज को जो फायदा होता है वो सब चीजें जो है वो कायम रहेंगी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक छोटी सी कंपनी है इंडियन ह्यूम पाइप्स करके। ऑफकोर्स नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है अहमद, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये शायद पाइप बनाती। पहले एक जमाना था जब ये कंपनी काफी कुछ करती थी पाइप मैन्युफैक्चर साइड में। इसका जो करंट प्रोफाइल है उसमें ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ईपीसी का काम करते हैं, उसमें काफी चीजें प्रोड्यूस कर मैन्युफैक्चर करके भी सप्लाई करते हैं। तो एक काफी इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं। तो इंडियन ह्यूम पाइप्स को फिलहाल कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं, विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है और मुझे लगता है ये अगर प्रक्रिया जारी रही तो अगले 3-6 महीने में आपको एक बहुत री रेटिंग इन सारे स्टॉक्स की जो थोड़े से नरम चल रहे थे, आप एनसीसी देख लीजिए या इस टाइप के जो जय कुमार प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, सभी में थोड़ी सी जान आने की झलक दिख रही है। तो इंडियन ह्यूम पाइप्स को ले सकते हैं यहां से 20%। अच्छा 20% आप लोग एक आध दिन में भी कई बार हासिल कर लेते हैं, लेकिन 20% का अपसाइड देख के अगर कोई लेना चाहे तो मेरे हिसाब से यहां से अच्छी खासी बढ़त इसमें मिल सकती है। अगर जिंदल 100 को ट्रैक करते हो तो उस पर भी आप अपनी राय व्यक्त करें। अब शैल जी बहुत सही आपने पकड़ा है। देखिए पाइप्स के बिजनेस में जो स्पेशलाइजेशन लेवल्स अब हम लोग देख रहे हैं मार्केट में वो बहुत ही स्ट्रांग हो गए। तो जो कंपनी हाइड्रोकार्बन या ऑयल एंड गैस क्षेत्र में वो है, अग्रणी है, वो उसमें उस माहिर है, तो उसी में उनको ग्रोथ इतना मिल रहा है। और ये है एक्चुअली इसका चचेरा भाई है महाराष्ट्र सीमलेस, और हेमंत आई एम श्योर मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि उसने भी इनके 2020 में बहुत बार आके परफॉर्म करा है। उसका कारण है कि जो गैस का हम लोग ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो चलन देखना शुरू किया है, ये तो अभी शुरुआत है। अगले आप 5 साल में हुलिया बदल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी बीच में बयान दिया था कि हम लोग जो पेरिस अलायंस के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं उसमें भी हम लोग इतने आगे हैं बाकी देशों के हिसाब से। तो जो ग्रीन एनर्जी का फोकस है, ईएसजी बोले या एनवायरमेंटल कंसर्न्स के हिसाब से जो भी बताएं, पाइप का नेटवर्क जो बनाएगा, जो सेटअप करेगा, उसके लिए ये मौका जो है अगले 4-5 साल का बहुत बढ़िया है। जिंदाल 100 की बैलेंस शीट मजबूत है, पेडिग्री अच्छी है, तो कोई इसमें वो नहीं है। और ये सिर्फ एक चीज देखनी है कि ये गवर्नमेंट के रेगुलेटरी चेंजेस जब आते हैं तो थोड़ी सी वहां पे एक स्पीड ब्रेकर कभी कभार आ जाता है, तो उससे मायूस ना हो। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका 3-4 साल का जो है बहुत पॉजिटिव है। आपने और किस किस को फायदा होगा? हेमंत देखिए बड़ी चीज ये है कि आपका जो कारोबार यूके से होता था क्या, लेकिन बिकता जो मार्केट है वो तो सारा यूरोप ही था इन सारी कंपनीज का। तो कई कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी। आईटी में काफी रिस्ट्रिक्शंस आने की उम्मीद लगने लगी थी। टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज जिनका अच्छा खासा कोलैबोरेशन वहां एसोसिएशन रहा है, और फार्मा कंपनीज में भी ये सब चीजें तकलीफें आती, जो ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट्स पे से जो ड्यूटी के लगने की उम्मीद बन गई थी, वो सब हटने के बाद एक चीज है कि बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। तो जो ग्रोथ है वो आएगी। लेकिन एक ही टाटा मोटर्स पे स्पेसिफिकली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि
जो डील की वजह से एक जिसको कहते हैं ओवरहैंग चला गया है, उसकी वजह से आज थोड़ा मार्केट खुश होकर रिजॉइस कर रहा है। बट यूरोप की परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा समय लगेगा इनको अपनी बिक्री वापस बढ़ाने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए, और इनका फुटप्रिंट तो सारा ग्लोबल है, वहां चाइना भी आ जाता है, यूएस भी आ जाता है, हर चीज है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की चीजें थोड़ी सी वो रहेंगी। और आपको अगर देखना चाहे तो मदरसन सुमी जैसी कंपनीज भी देख सकते हैं जो ग्लोबल फुटप्रिंट वाली है, काफी सप्लाई उनकी यूरोप में भी है। तो ये जो स्ट्रीमलाइनिंग है वो जो बरकरार रहेगा, उसका फायदा आपको मदरसन सुमी में भी झलकता हुआ दिखेगा, और काफी 2-3 दिन से अच्छी खासी रौनक उसमें भी बनती हुई दिख रही है। जैसा 2020 में वैक्सीन आने से पहले भागा है, या फिर हो गया जो बहुत कुछ रैली होनी थी? नहीं हेमंत, आई थिंक इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो इसलिए हो रही है कि जो आगे की विजिबिलिटी है उसमें ये उम्मीद हो रही है कि नए एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद थोड़ा सा वापस यूएस एफडीए की जो नजर है वो थोड़ी सी वापस कड़क हो सकती है। जो हमने थोड़ी सी ढील देखी थी पिछले 4-6 महीने की, और वैक्सीन आने के बाद होगा ये कि जो अर्जेंसी रहती थी फार्मा सप्लाईज जेनेरिक्स की यूएस में वो करने की, कायम करने की, वो थोड़ी सी घट जाती है। तो हो सकता है वो एक आपको वापस यूएस एफडीए का दौर शुरू होगा हिंदुस्तानी कंपनियों पे। लेकिन इस बार तब्दील क्या हुआ है कि जो डिपेंडेंस हमारी चाइना पे एपीआई और वो सब को लेके थी, वो हमने आत्मनिर्भरता के चलते हुए काफी हद तक एक सुलझाई है वो गुत्थी, और वहां पे मुझे लगता है कि वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन उल्टा ज्यादा रहेगा। बट कुछ समय तक आपको इसमें थोड़ा सा पॉज होते हुए दिखेगा, लेकिन सदाबहार बिजनेस है। लोग जब तक हैं बीमार होंगे और अपने आप को ठीक करने की चेष्टा करेंगे तब तक फार्मा चलेगा ही चलेगा। बट यू हैव टू लुक एट स्लाइटली प्रॉमिसिंग कंपनीज, और मौका रहेगा जिनको मिस हो गया, जिन्होंने पिछले साल नहीं लिया है, इस साल नहीं लिया था, उनके लिए एक बार अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। और जाते जाते एवं एक ही चीज पे टिप्पणी करनी थी मुझे, जो आशीष ने जो कल की खबरें बताई थी उसमें से पीएनबी वाली जो न्यूज थी उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये पॉसिबल है कि ये ऑक्शन जो ई ऑक्शन होगा, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पीएनबी को तो ऑफकोर्स फायदा होगा इससे। बट ये हो सकता है एमएसटीसी के ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे आए। तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर के लिए एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और अगर इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड वहां भी दिखता हुआ शुरू हो जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं इस स्पेस को, और आपका फेवरेट वाला कौन सा होगा स्पेस में, ये भी बताइए। हेमंत, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये एक्चुअली नई उभर के आई है पिछले 1 महीने में, और खास करके शुरुआत इसकी हुई थी चाइना से यूएस जो माल जाता था वो बंद हो गया था, तो काफी कंटेनर और इसमें क्या होता है, रीसाइकल का जो रेट है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है। कंटेनर की पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसके बाद उसको स्क्रैप करके नए कंटेनर्स आने चाहिए। ये जो लॉकडाउन हुआ इसमें ये थोड़ा सा स्लो हो गया था, और जब रिजम्पशन हुआ बिजनेस का चाइना और यूएस के बीच में, तो आपको ये बहुत भारी जो है शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। और कमोडिटी साइकिल जब भी चलता है तो इसके ये एक वो है, याद रखिएगा कि उसके पीछे पीछे शिपिंग और कंटेनर का जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है वो चलना ही चलना है, क्योंकि आप ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से, यहां से वहां से हर जगह से आयन और ये और सब निकाल के भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये उपयोग में आएंगी चीजें। मेरी फेवरेट इसमें जो पिक है वो है लॉजिस्टिक्स कंपनी, कंटेनर वाली है, वो है कॉनकॉर। अब मैं कॉनकॉर के पीछे इसलिए अटका रहता हूं कि मुझे अभी भी ये लगता है कि जिस भाव पे वो मिल रहा है, इस टाइप का एसेट किसी को बनाना हो तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इस बिजनेस की, इस एसेट की, वो इतनी ज्यादा है कि आप टाइम जो लगेगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब बहुत बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये मोनेटाइजेशन का कैंडिडेट भी है, और वैल्यू अनलॉकिंग इसमें बहुत जल्द आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। हेमंत जी, इसका कोई उपाय 2021 में आप ढूंढ कर लाइएगा, बताइएगा कैसे ज्यादा से ज्यादा शेयर हाथ आए। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट बताइए आपको कौन सा सबसे बढ़िया लगा, और ऐसा कोई स्टॉक इनमें से जो आपको लगता हो 2021 में भी धुआंधार रिटर्न देगा। हेमंत, ये जो मौका है जो आपने बताया, जो पेन पॉइंट की एप्लीकेशन इतनी सारी लग रही है फिर भी अलॉटमेंट नहीं आ रहा, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सीडीएसएल है। आप याद रखिएगा कि इस पीरियड में 8-10 महीने में जो 65 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, ये करीब 20 लाख के करीब का रन रेट हुआ करता था 1 साल पहले। तो आगे चल के ये आईपीओ अगर इसी तरह से आते रहे और ओवर सब्सक्रिप्शन इसी तरह से होता रहा, आप समझिए कितने पार्टिसिपेशन आएगा और नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे। तो पहली चीज तो सीडीएसएल ले लीजिए।
दूसरा जो इन सारे आईपीओ में जो सुमित ने बहुत विस्तार से समझाया, उससे मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड्स को अगर आप देखें तो जो पेडिग्री, वैल्यूएशन, कंफर्ट और उसके बिजनेस प्रोफाइल जो है आगे चल के, और मुझे लगता है आईटी का क्षेत्र सारा ही री रेट होता हुआ हमको दिख रहा है पिछले 6 महीने से, और ये बहुत कंटिन्यूस हो रहा है, ये नहीं कि होके रुक गया फिर शुरू हुआ। इसमें अभी भी बहुत जान है, और डिजिटलाइजेशन का बहुत बढ़िया कारोबार ये लोग करते हैं। करीब ऑलमोस्ट 60-65% रेवेन्यू इनकी उसी कामकाज से आती है, और इसमें ये अच्छी खासी बढ़त हासिल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्केलेबिलिटी इसकी बहुत उम्दा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड अगर लेना चाहे कोई डिप्स पे तो ये बिल्कुल लिया जा सकता है। मेटल्स में हेमंत, हमने करीब महीने पहले सेल की बात की थी इसी उपलक्ष्य में, और आज देखिए सेल ने जिस टाइप का परफॉर्मेंस दिया है, जो वैल्यू अनलॉकिंग हुई है, क्योंकि ये चीजें इतनी सस्ती मिल रही थी, और वो पीएसयू का जो वो टैग था उसके चक्कर में उसकी वैल्यूएशन हमेशा आपको सॉफ्ट रहती थी। अब जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हाई क्वालिटी मेटल स्पेस में आएगा, वैल्यू एडेड मेटल स्पेस में, और उसका सुराग आशीष के उसमें था जो उन्होंने कल के सुर्खियों के ब्यौरे में अपने वो शामिल किया, वो था स्टेनलेस स्टील का जो कारोबार है। आप देखिए जिंदाल स्टेनलेस और जिंदाल स्टेनलेस हिसार, ये दो जो बिजनेसेस हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका उपयोग जो है ये कैपिटल गुड्स में जैसे जैसे हाई एंड यूसेज जो बढ़ता है तो आता है, चाहे वो आपके ये वाइट गुड्स हो, अप्लायंसेज हो, तो ये जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे आ रही है, तो मुझे लगता है स्टेनलेस स्टील का जो दोनों का ये जो है, अब वो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद क्या होता है ये देखना रहेगा, बट आई वुड बेट माई मनी ऑन स्टेनलेस स्टील नाउ। जिंदल स्टेनलेस ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर है आपकी 20,000 करोड़ रुपए का। अच्छा, अगर आप जिंदल स्टेनलेस का ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी देखें, इट इज 244, स्टिल 72 के प्राइस में हिस्टोरिकल हाई से एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। इस मर्जर पे आपकी टिप्पणी और जिंदल स्टेनलेस पर आपकी राय इस वक्त? वीरेंद्र, देखिए ये मर्जर बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, फॉर द सिंपल रीजन कि आप ये सोचिए, दो कंपनियां एक ही कामकाज, एक ही प्रोडक्ट और मोरलेस आइडेंटिकल प्रोसेसेस फॉलो कर रही हैं। अब आपने उनको मर्ज कर दिया, क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री रही है उसकी वजह से ये दो अलग वो थे, तो जो कॉस्ट एफिशिएंसीज इसमें आएंगी और इनको मिला के दोनों अगर करें तो 50% से ज्यादा का इनका मार्केट शेयर है। तो जो इनके पास ताकत आएगी वो तो आपको शेयर्स में दिखेगी। जो आशीष कह रहे हैं वो सही है कि जो जब स्वैप रेशियो डिसाइड हुआ होगा उस हिसाब से देखिए तो उसमें JSHL को, मतलब हिसार को थोड़ा सा एडवांटेज मिला, क्योंकि वो हिस्टोरिक वैल्यूएशंस भी उसमें देखे जाते हैं या प्राइस ट्रेंड्स देखे जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा, उसमें कोई इतनी मायूसी वाली बात आएगी नहीं। और JSL जिस हिसाब से उम्मीद थी, थोड़ा सा रनअप उसमें आया था कि इसको फायदा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं, तो वो भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। आपको ये करना है कि दोनों में से आपके जो भी शेयर है वो तो रखने ही रखने, हो सके तो ये जब कंबाइन एंटिटी हो जाती है तो इसको अपने पोर्टफोलियो रखिए। और 2 दिन पहले मुझे याद है नीरज ने बहुत बढ़िया इसको समझाया था, इसके एडवांटेजेस कैसे हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिजनेस विच नाउ यू विल गेट एज अ ग्रेटर बिजनेस। सही है सर। अगर आप देखें हेमंत के प्रश्न के एवज में आरबीआई की इस कमेंट्री पर अपना कमेंट रखा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इन लेवल्स पे आपकी टॉप पिक क्या होगी, वो कन्विक्शन ट्रेड जो कि शायद लेकर आप 2021 में राइड करना चाहें, बताइए। वीरू, देखिए मार्केट में मैं ढूंढ रहा था ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज जो दो चीजों पे खरी उतर सकती है। एक है जो उनका बिजनेस मॉडल की या प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, जो कंजम्पशन कोई में आंच आती है या कोई स्लो डाउन आता है किसी भी चीज को लेके, तो वहां पे कोई असर ना हो। और दूसरी जो मैनेजमेंट पेडिग्री है, एक्सपीरियंस है, वो इतना मजबूत हो कि उन्होंने क्राइसिस पहले भी बहुत झेले हुए हो, तो आप उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि अगला साल थोड़ा सा टफ हो सकता है ऊंचाइयों पे मिड कैप्स के लिए। तो मेरी जो पिक मेरे को समझ आ रही है आज, अगर मैं इनको लेना चाहूं तो वो रहेगी एस्टेक लाइफ साइंसेज करके। कंपनी तो बहुत जानी मानी है, थोड़ा सा भाव ऊंचा होने की वजह से लोग इससे थोड़े परहेज करते हैं कि भाई बहुत महंगा शेयर है, बट ये याद रहे कि इस क्षेत्र में जिस टाइप की री रेटिंग शुरू हुई है, और आपने कई बार T20 में भी देखा, जैकपॉट शेयर में भी आशीष ने चुना, जो केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स वाले क्षेत्र में जिस टाइप का दमखम सेक्टर रखता है, उसमें देखिए कंपनी तो उसमें बहुत ही मतलब लीडरशिप पोजीशन पे है। गोदरेज ग्रुप ने इसमें करीब 5 साल पहले हिस्सेदारी अपनी ली और वो धीरे धीरे बढ़ाई, और हाल में जो पुराने प्रमोटर थे उनके भी हिस्सेदारी निकल गई, ताकि गोदरेज ग्रुप जो है वो एक अपना इस कारोबार को अपने उसमें स्टेबल में लगा के चला सके। तो कंपनी तो 25 साल पुरानी है, लेकिन
बिजनेसेस अगर इनके आपसे प्रोडक्ट्स देख लेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इतनी लंबी लिस्ट है कि आप स्क्रॉल करते रहेंगे फोन पे और वो लिस्ट खत्म नहीं होती। और उसका महत्व ये है कि ये जिस टाइप के क्षेत्र में एग्री फीड्स में है, केमिकल्स में है, खास करके जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, डोमेस्टिकली तो होता ही होता है, पर ये 24-25 और देशों में भी इनका बोलबाला है इनके प्रोडक्ट्स का है। और जो फीडबैक मिलता है कि इनकी क्वालिटी, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी वो इतनी लाजवाब है कि हर जगह इनका उसमें लीडरशिप पोजीशन धीरे धीरे आती हुई जा रही है। वेरी एफिशिएंटली रन बिजनेस, स्केल अप कर सकते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है अगर आप कंपैरेटिव बाकी उन कंपनी से देखें। और जो 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 वेव चल रहा है डेट रिडक्शन करके लोग अपने आप को एफिशिएंट बना रहे हैं, और अगर कोई कारोबार बढ़ाना है तो आपको सस्ते में डेट मिल रहा है एक्सपेंशन के लिए, वो सब इन सब बिजनेसेस के लिए बहुत काम आता है जहां पे ग्रोथ आपको आगे दिख रही है और आपके पास अपनी प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की, प्राइसिंग की ताकत है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो एस्टेक लाइफ साइंसेज आज 1200, 1250 जो भी भाव चल रहा है उस पर अगर कोई ले और इसको 2 साल पकड़ के रखे तो यहां से ये मेरे हिसाब से ये 2000 के ऊपर भी निकल सकता है 2 साल में। 2 साल की बात कर रहा हूं, तो ये ना सोचे कि ये फटाफट कुछ हो जाएगा, और बाय ऑन डिप्स भी इसमें अपनाया जा सकता है। सही बात है। और मुझे याद है करते जा रहे हैं और ये शेयर भागता जा रहा है। अपना टारगेट भी बताइए, कौन सा टारगेट रखा जाए, ध्यान में रहने वाला कोई ऐसा लक्ष्य जिसके ऊपर नजर रखें? इसमें मैं जो 2000 के ऊपर जो कह रहा था, जो ग्रोथ कायम कर सकते हैं उसके हिसाब से आप 2222 लीजिए, याद रहेगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसको 18 से 24 महीने लगेंगे फॉर द एक्सपेंशन दैट इज लाइकली इन द एक्टिविटी। तो सिर्फ ये 1 साल का नहीं है, तो ये आपको 2022 में भी आपको ये जो है इस टाइप का ये कायम रह सकता है इसकी ग्रोथ। तो उस लिहाज से इसको ले, बट आई एम एक्सट्रीमली कन्विंस कि इस कंपनी में बहुत यूनिक स्ट्रेंथ जो है, और खास करके जो क्रैम्स और वो सब के, उस लिहाज से ये अर्निंग्स ग्रोथ आपको दे सकता है। तो 4 डिजिट का वो टारगेट है 2222। क्या होगी देखिए, पुल बैक में मार्च से लेकर जुलाई तक के पुल बैक में ये दोनों साथ चले, स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद यूपीएल के साथ अगर आप देखें कुछ ऐसे हादसे हुए कि वो अंडर परफॉर्मेंस का दौर कायम रहा। अब अगर आप देखें फाइनली डेट रिड्यूस करने की खबर, आप इस वक्त केमिकल स्पेस में, फ्रंटलाइन स्पेस में, डेरिवेटिव वाले स्टॉक्स में क्या आउटलुक रखते हैं, और यूपीएल पर आपका आउटलुक क्या है इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद वर्सेस एसआरएफ? वीरू देखिए, यूपीएल में जो हादसा हुआ प्रमोटर्स के, उसको लेके जो विसल ब्लोअर की एक कंप्लेंट आई थी कुछ समय पहले, और उस दिन मेरे ख्याल, मुझे याद नहीं, बट 420-421 तक स्टॉक ने एक लो भी जो मारा था। वहां से नेक्स्ट डे क्लैरिफिकेशन के बाद जो वापस ताकत आई वो है। और पहले, इससे पहले जो हादसा हुआ, जो इनके ऑडिटर मॉरिशस में जो इनकी ऑडिटिंग फर्म जो थी, उस रेजिग्नेशन को लेके कुछ चिंताएं थी, इस वजह से आपको ये स्टॉक आज नीचे मिल रहा है। पर इसका जो अंडरलाइंग बिजनेस है उसमें क्या है कि इतनी स्ट्रेंथ है, और ग्लोबली जो जो एरिया में ये लैटिन अमेरिका, यूरोप में जहां जहां है, वहां पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हुआ है, पिछले साल से शुरुआत हुई थी, इस साल और भी इसमें मजबूती हुई कि बहुत सारे पेटेंट्स जो compete जिसमें ये लोग करते हैं सेगमेंट में, वो प्रोडक्ट्स ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, मतलब उनकी पेटेंट एक्सपायरी हो रही है जो कॉम्पिटिटर की है। वो जगह देता है यूपीएल जैसे बिजनेसेस को एंट्री लेने का। इन्होंने जो अरिस्टा का एक्विजिशन किया वो भी बहुत बढ़िया तरह से उनको इस चीज में शामिल हो रहा है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, और ये डेट रिडक्शन आपको बहुत बढ़िया इसका असर दिखेगा। जो इन्होंने कमिट किया था ये कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस जो है इससे थोड़ा वापस आ जाएगा, और स्टॉक री रेट हो सकता है यहां से अच्छा खासा हो सकता है, जस्ट गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस। साहब, ये कार्बन ब्लैक मार्केट कैसा लगता है आपको? इस स्पेस में आपको कौन सी कंपनी पसंद है? अगर फिलिप कार्बन ब्लैक ट्रैक करते हैं तो भी बताइएगा प्लीज। अहमद, इसमें सिंपल चीज जो समझाना चाहूंगा वो ये है कि पहले ऑटो में रिकवरी आती है, टायर में रिकवरी आती है, और फिर उसके जो रॉ मटेरियल वाली जो इनपुट साइड वाली जो चीजें हैं उसमें आती है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन था और उसी हिसाब से चल रहा है। तो कोई भी इसमें मुझे नहीं लगता ट्रेंड चेंज होने में बहुत ज्यादा टेंशन है। और फिलिप कार्बन का जहां तक सवाल है, इस कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया चीज की थी। 2018 और 19 में इन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड की थी, लेकिन जो इंपोर्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, तो ये पूरी तरह से अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाए।
अब वो चीज भी आपके उसमें से निकल गई, रोड़ा निकल गया, क्योंकि आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी का देखा आते हुए। जो इस कार्बन ब्लैक वाली इंडस्ट्री की जो खूबी है कि हर एक की रॉ मटेरियल की एक स्ट्रेंथ जो है वो कायम रहती है, अगर उसकी अंडरलाइंग यूसेज इंडस्ट्री जो है, एंड यूजर इंडस्ट्री जो है वो बरकरार रहे तो, या वो ग्रोथ दिखाए तो चाहे वो रेन इंडस्ट्री हो या गोवा कार्बन हो, तो इसमें कई अलग अलग पहलू हैं उस हिसाब से। तो मुझे लगता है बट फिलिप कार्बन जो सुमित ने चुना है वाकई में बहुत ही बढ़िया कंपनी। पिछले साल क्रिसमस में मैंने CNBC TV 18 पे इंग्लिश पे जब सिलेक्ट किए थे 5 स्टॉक, उसमें से ये भी एक था, और वहां से भी इसने करीब 60-70% की अपसाइड जो है नीचे के लेवल से दिखा चुका है। का दौर हमने देखा